तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन 2024 के लिए एक जबरदस्त सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। जी बिल्कुल, अभी हमारा चल रहा है मिड ऑफ सितंबर और एक महीने के बाद यानी कि मिड ऑफ अक्टूबर में आपका आईबीपीएस पीओ का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है और उसके बाद आपके रिजल्ट्स के बाद आपके मेंस एग्जामिनेशन भी आ जाएंगे। तो अभी से खासकर एक महीना आपको क्या करना है, जैसे कि आप इस पेपर में अपना बेस्ट दे सकें और ना सिर्फ बेस्ट दे सकें, आपका बेस्ट इस पेपर को क्लियर करने लायक हो सके, उसके लिए जो जो चीजों का आपको ध्यान रखना है वो सारे के सारे चीजें एक एक करके बारीकी के साथ मैं कौशिक मोहंती आज के इस पावरफुल लेक्चर में आपको डिलीवर करने आ चुका हूं। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को एंड तक देखिएगा क्योंकि हर पॉइंट का इक्वल इंपॉर्टेंस है। अगर आप कोई एक पॉइंट छूटा आपसे तो शायद आप प्रॉपरली स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट ना कर सकें। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। टाइम स्टैम्प भी लगा दिया गया है आपके सहूलियत के लिए, ताकि जो पार्ट आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उस पार्ट को एक बार कवर कीजिए, फिर धीरे 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 करके आप अपना पूरा वीडियो कवर अप कीजिएगा। और सेशन अगर पसंद आएगा तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है। बेसिकली हम लोग जो की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला पॉइंट रहेगा कि हमारा 30 डेज का आने वाले दिनों में रोड मैप क्या होना चाहिए। इस जो पेपर की हम तैयारी करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ, इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है। प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस अगर मैं देखूं तो पूरे के पूरे आपके 7 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर का मैं एनालिसिस करवाने वाला हूं कि आपके कौन से सेक्शन से, इंग्लिश से कौन से एरिया से क्वेश्चंस मिला था, क्वांट में कौन से एरिया से क्वेश्चंस मिला था और आपके रीजनिंग से कौन से एरिया से क्वेश्चन मिला था, जैसे कि आप पकड़ पाओ कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जिनको हमें कवर अप करना है और कौन से ऐसे टाइप्स हैं जो अभी ना पढ़ने से भी चलेगा, जो कि आपको एक इफेक्टिव स्टडी प्लान देगा जो कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के आंकड़े 7 साल के हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका पर्पस सिर्फ एक ही है, सेफ अटेम्प्ट जानने के लिए। मतलब सर क्या साल 2024 के पेपर में, मैंने कहा पेपर नहीं, आए दिन आप मॉक टेस्ट लगाते रहे होंगे आईबीपीएस पीओ के, तो आपको आपका जो परफॉर्मेंस है वो पता नहीं चल रहा होगा कि अच्छा है या बुरा है। तो वेदर यू आर परफॉर्मिंग इन ए सेटिस्फैक्टरी वे और नॉट, आपके जो नंबर्स हैं वो डिसेंट है या नहीं, उसको जानने के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखेंगे कि उस हिसाब से हम जो आज के डेट पे अटेम्प्ट्स ले रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरा है। उस हिसाब से आप अपना ग्रोथ देखते रहिएगा। आने वाले समय में और हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, डेली बेसिस पे हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, मॉक्स को प्रॉपर तरीके से हमें कैसे देना है जैसे कि उससे बेस्ट बेनिफिट एक्सट्रैक्ट किया जा सके, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमेशा हर पेपर में रहता है कि प्री और मेंस का वो जो संतुलन है, वो जो बैलेंस है, वो कैसे एक साथ मेकअप करके चले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न से। एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं, जैसे पास्ट में है वैसा ही। आपके पास 3 सेक्शन रहे होंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, और आपके 30 क्वेश्चन इंग्लिश के 30 मार्क और उसके लिए 20 मिनट का टाइम, 35 क्वांट के क्वेश्चन और 35 मार्क 20 मिनट का टाइम, 35 रीजनिंग के क्वेश्चन 35 मार्क और 20 मिनट का टाइम। तो पूरा 30 35 35 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और 20 20 20 60 मिनट्स में 100 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो 30 मार्क्स का इंग्लिश है वो कैसे आ रहा है, इसके ऊपर एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। ये मेंस का पैटर्न है, मेंस के पैटर्न में थोड़ी देर बाद लास्ट में डिस्कस करूंगा, आप अभी के लिए इसको रखे रहिए, मैं मेंस का पैटर्न आऊंगा। लेकिन जो इंग्लिश के 30 मार्क है वो पिछले 7 साल में कहां कहां से पूछे गए हैं, एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद ही मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हर साल लगभग आप ये देख सकते हो कि 9 8 9 8 7 6 10 इस तरीके से एवरेज 8 से 9 मार्क के आपको रीडिंग कंप्रहेंशन यानी कि आरसीस मिलते हैं। एरर डिटेक्शन हर साल लगभग पूछे जाते हैं 3 5 4 6 5 ऐसे करके 10, एक साल तो 10 क्वेश्चन सिर्फ 3 ही एरिया से पूछे गए, वो 17 बहुत पुराना पैटर्न है। हम इन्हीं फ्रेश पैटर्न पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे 20 के बाद से। तो 20 के बाद से अगर देखेंगे 3 4 5 तो लगभग 4 मार्क के एरर डिटेक्शन के एवरेज आपको पूछे जा रहे हैं। 6 मार्क का क्लोज टेस्ट तो मतलब कंफर्म ही आप कह सकते हो। साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक ज्यादा देखा नहीं गया, वो उससे पहले एक साल 2019 में देखा गया था, मतलब बात एक ही है, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट आपको पता है अंतर क्या होता है, तो ये नहीं तो वो आएगा। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको 2022 और 23 मतलब लेटेस्ट पैटर्न में देखने के लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको फ्रीक्वेंटली मिल रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। उससे पहले बहुत पहले देखने के लिए मिल रहा था।
वर्ड स्वैप हर साल देखने के लिए मिल रहा है 4 4 5 3 4, मतलब एवरेज 4 से 5 नंबर का वर्ड स्वैप आपको गारंटी मिलेगा। मतलब इससे आप अपना इंपॉर्टेंट एरिया फोकस पे लाइए कि अच्छा वर्ड स्वैप आएगा, मुझे वो करना है, थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस करना है। फिल इन द ब्लैंक ज्यादा नहीं, पैराग्राफ बेस्ड क्लोज टेस्ट ज्यादा आ रहे हैं, उस पर फोकस करने, एरर डिटेक्शन आ रहे हैं उस पर। ये सिर्फ उसी चीज के लिए हम प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करते हैं। वर्ड और फ्रेज रिप्लेसमेंट अभी रिसेंट पास्ट में नहीं आया, थोड़े पास्ट में, पुराने में 2021-20 में देखने के लिए मिला था। पैराजम्बलिंग रिसेंट पास्ट में मिला है, उससे पहले वो तो मतलब आने के 50-50% के चांसेस होते हैं पैराजम्बलिंग के, या फिर आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। मैच द कॉलम 21 में आया था, 18 में आया था, रिसेंट पास्ट में देखने के लिए नहीं मिल रहा है आपको, जो लास्ट 2 साल है 22-23 का। करेक्ट वर्ड यूजेज, एक वर्ड का प्रॉपर यूजेज जो है वो भी एक ही बार आपको देखने के लिए मिला है 21 में। मैच द कॉलम भी 21 में, मतलब 21 का पैटर्न थोड़ा अलग था शायद, क्योंकि उसमें वर्ड और फ्रेज रिप्लेसमेंट सारी यूनिक चीजें उसमें देखने के लिए आपको मिले हुए हैं। बाकी सारा का सारा पेपर आपका सेम है। इसके नीचे से आपके कोई भी चीज आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो पॉसिबिलिटीज है, वो डिपेंड करता है शिफ्ट टू शिफ्ट। लेकिन उससे ऊपर लिखे हुए सारे चीज, इस फिल इन द ब्लैंक्स को अगर हटा दें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके आईबीपीएस पीओ का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इंग्लिश सेक्शन के 30 क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके रीडिंग कंप्रेहेंशन से 8 से 9 मार्क, एरर डिटेक्शन से 4 से 5 मार्क, क्लोज टेस्ट 5 से 6 मार्क, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 से 3 मार्क, वर्ड स्वैप से 4 से 5 क्वेश्चन, ये आपके मिनिमम पेपर बनेगा। उसके बाद आपके ये सारे टाइप्स थोड़े थोड़े कभी कभार छींटे बरसाने की तरह बरस सकते हैं, जैसे कि पैराजम्बलिंग जैसे यहां पे। ओवरऑल एक आइडिया मिल गया। सेम चीज थोड़ा हम अभी रीजनिंग का देखने वाले हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सभी ने रीजनिंग सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रीजनिंग सेक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मैं देखूं तो आपके हर साल इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। और हां सर यहां पे बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिले, वैसा नहीं है। ये जो 2023 ये सारे के सारे मैं अपने शिफ्ट की बात कर रहा हूं, मतलब खासकर जो लास्ट जो ये 20 21 22 23 होंगे ना, या फिर 21 22 23, वो मेरे शिफ्ट में जो पेपर है मैं उसी का ही पर्टिकुलर मार्क्स रखता हूं, ताकि एक जेन्युइन चीज आपको मिले। क्योंकि मेमोरी बेस्ड में जो है वो कलेक्टिव डेटा होता है और मुझे थोड़ा खुद के डेटा पे ज्यादा भरोसा रहता है। इसीलिए इन नंबरों में अगर आपको इनइक्वालिटी नहीं मिला तो मत सोचिएगा कि किसी भी शिफ्ट में नहीं आया। सर 23 में इनइक्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। सिलॉक्स नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे शिफ्ट में नहीं आया था। तो ऑलमोस्ट आप पिछले ट्रेंड के हिसाब से देखें तो इनइक्वालिटी, सिलॉइज्म इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग भी यहां मिला है, यहां मिला है और यहां मिला है। ब्लड रिलेशन यहां मिला है, ब्लड रिलेशन यहां यहां यहां। डायरेक्शन सेंस टेस्ट लगभग पिछले सारे सालों में सारे शिफ्ट में देखने के लिए मिले हैं। तो ये आप मान के चल सकते हो कि इन तीनों सेक्शन में से कोई 2 सेक्शन तो गारंटीड आ रहा है। ऐसे ऑब्जर्व करो कि इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे आपके क्वांट में मैं दिखाऊंगा कि सेट ऑफ एनी टू, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक सीरीज, या फिर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन, जैसे एनी टू आता है तो इन तीनों में से एनी टू मान के चलो कि कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉइज्म, एनी टू का कोई भी ग्रुप आ जाएगा। और 5-5 10 मार्क एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, 3-3 6 मार्क एक्सपेक्ट कीजिएगा इस रीजन से। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस टेस्ट से अगर ब्लड रिलेशन आया तो डायरेक्शन आने के चांसेस कम, अगर ब्लड रिलेशन नहीं आया तो डायरेक्शन के आने के चांसेस अधिक। तो इन दोनों में से कोई एक चीज आएगा 3 मार्क का, और अगर दोनों देखने के लिए मिले तो 2-2 मार्क के। जैसे कि यहां 3-3 आया है, ये नसीब अच्छा है, ये नसीब अच्छा है इसलिए 3-3। आप इतना ज्यादा मान के मत चलो, 2-2 मार्क के मान के चल सकते हो आप इसको। फिर अगर मैं बात करूं मिसलेनियस सेक्शन के, जो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो हर साल 4-3-2 ऐसे करके एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन वहां से आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीक्वेंस देखिए, 20-20-20-20 18-20-19, मतलब लगभग 20 मार्क के। यानी कि अगर मैं 5-5 क्वेश्चन के भी सिटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स पकड़ूं तो 4 आपको सेट के सिटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स मिलेंगे। और यहां पे ऑर्डर रैंकिंग, यानी कि जो हाइट में सजाना होता है प्रॉपर्ली, उसमें मेरे शिफ्ट में तो आते हैं 4-3, मतलब एक सेट के क्वेश्चन। तो अगर मैं इनको भी सिटिंग अरेंजमेंट पजल के हिसाब से कंसीडर करूं तो मेजॉरिटी पेपर, मतलब 25 मार्क लगभग, 23 से 24 मार्क लगभग, एक 35 मार्क के पेपर से सिर्फ यही आते हैं। इनको छोड़ने के बाद आपके बाकी के देखो, डेटा सफिशिएंसी सिर्फ कोई एक पास्ट 2018 में पूछा गया, बट इसका मतलब नहीं कि पूछा नहीं जा सकता। ये सब लिस्ट प्रायोरिटी में। आपने कहा था ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो बता तो रहा हूं कि आपके इनइक्वालिटी और सिलॉइज्म और कोडिंग डिकोडिंग में कोई 2 आएगा और वो 6 मार्क के आएंगे। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन टेस्ट आइदर और आएगा 3 मार्क के, ये 3 ये 0 ये 0 ये 3, या फिर दोनों आएंगे तो 2-2 4 मार्क के मैक्स। 6-4 10 मिसलेनियस से मिनिमम 3 क्वेश्चन आएंगे, 6-4 10 3 13, 13 के बाद बाकी के 22 मार्क ये पूरा का पूरा आपका पजल्स, अरेंजमेंट्स और ऑर्डर एंड रैंकिंग से आएगा। ये एक बैलेंस्ड पेपर मैंने आपको आइडिया दे दिया। सबको आइडिया लग गया? आप नोट कर रहे हो तो कि रीजनिंग का पेपर ऐसा बन सकता है।
साथ ही साथ अब हम बात करते हैं क्वांट का पेपर। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वांट के पेपर में आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार क्वांट सेक्शन में जा रहा हूं, देखता हूं क्या है। अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक आ रहा है, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन सीरीज आ रहा है, नहीं तो क्वाड्रेटिक सीरीज आ रहा है। सोचिएगा मत कि तीनों के तीनों साल 2020 में आए हैं तो हर बार सारे के सारे शिफ्ट के सारे पेपर नहीं। ये एक लकी शिफ्ट माना जाएगा जहां 15 मार्क के आपको स्पीड मैथ्स देखने के लिए मिलेंगे, 5 5 5, और बाकी जहां पे भी देखेंगे 2 2 ग्रुप, 2 2 ग्रुप और 2 2 ग्रुप। तो इसीलिए मान के चलिए एक बैलेंस पेपर में इनमें से कोई 2 सेट आपको मिलेंगे और 6 6 12 मार्क के मैक्स और 5 5 10 मार्क के मिनिमम। तो 10 से 12 मार्क के आपको स्पीड मैथ्स मिलेंगे, मिनिमम 10, एवरेज 12 और मैक्सिमम अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन ये रहा 5 5 5 तो 15 मार्क के आपको मिल सकते हैं। ये खत्म होने के बाद अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के पास जाऊं तो डेटा इंटरप्रिटेशन के 6 मार्क के टेबल, 6 मार्क के लाइन ग्राफ, टेबल बार ग्राफ, लाइन ग्राफ पाई चार्ट, टेबल लाइन ग्राफ, ये सब मेरे ही पेपर के एनालिसिस है। उससे पहले तो आप बस स्टैट्स के हिसाब से देखो। 2020 तक ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं प्रॉपर्ली। एक मेरा ही एक बैलेंस पेपर है जो कि जेन्युइन है पूरा। तो मतलब 2 सेट के तो आपको डायरेक्ट ग्राफिकल फॉर्म के डीआई मिलेंगे। सर ग्राफिकल मतलब टेबल मिलेगा या तो लाइन मिलेगा, बार मिलेगा, डेटा टेबल मिलेगा, लाइन मिलेगा, पाई चार्ट मिलेगा, लाइन मिलेगा, टेबल मिलेगा। ये 2 सेट के हैं। हो सकता है ये 5 5 के सेट हो, लेकिन लास्ट के 3 साल के पेपर अगर देखें तो 5 5 के बंद हो चुके हैं। 6 6 का डीआई, 6 6 का डीआई, 6 6 का डीआई एक बहुत कॉमन है। तो 12 मार्क तो मिनिमम आ रहे हैं डीआई। उसमें अगर आपको कैशलेट मिल गया, जैसे कि मुझे लास्ट ईयर मेरे शिफ्ट में कैशलेट मिला था 3 मार्क का, तो आपका और बाकी यहां पे एक 5 मार्क का कैशलेट आया था 18, तो ये चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। कैशलेट पढ़ना तो है, लेकिन अगर ये चीज कैशलेट आया तो ये नंबर 15 तक भी जा सकता है। तो मिनिमम 12, मैक्सिमम 15। अब दोस्तों ये दोनों बैलेंस रहेंगे, मतलब इसका मिन तो इसका मैक्स, इसका मिन तो इसका मैक्स। पॉइंट को क्लियर कर रहे हो, समझ रहे हो? मतलब अगर इससे 10 नंबर आएंगे तो इससे 15 आ जाएंगे, इससे 12 आ जाएंगे तो इससे भी 12 आ जाएंगे। अगर मैं 24 या 25 मान के चलूं तो लगभग बाकी के 10 से 11 क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक से मिलेंगे। 10 13 11 10 10 13 6। ये 6 क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे डीआई थोड़े ज्यादा आ गए। 6 6 12 5 17 मार्क के। ऐसा पेपर आज के डेट में और नहीं आ रहा, 19 तक ही सीमित था। अगर आ गया तो सरप्राइजिंग नहीं, कुछ भी वो कर सकता है, राइट उसके पास तो है। बट हम एक बैलेंस्ड पेपर अगर मान के चले तो पहले स्पीड मैथ्स में से मिनिमम 10 से 12, और वो भी कोई 2 सेट। सर मेरे शिफ्ट में तीनों नहीं आए, रोना नहीं, क्योंकि आपको भी पता है पहले से, तैयारी से पहले ही आपको बता दिया जा रहा है। डेटा इंटरप्रिटेशन 2 टेबल कंफर्म, 2 ग्राफ कंफर्म है, उसमें टेबल के ज्यादा चांसेस होते हैं, उसके साथ कोई और अगर उसमें एक कैसलेट आ गया तो कम मार्क आएगा। तो ये 15 से 16 मार्क का मैक्स आ सकता है, 12 मार्क का तो मिनिमम आएगा, 6 6 12। बाकी जो 10 11 क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको अरिथमेटिक से मिलेगा। अब आपको वेटेज पता चल गया तो अब आपको इंपॉर्टेंस भी पता चल गया होगा कि हर टॉपिक का इंपॉर्टेंस है। स्पीड मैथ तो करना ही करना है, टेबल अरिथमेटिक का भी इंपॉर्टेंस है। सब इक्वली बैलेंस तरीके में आईबीपीएस पीओ में पूछा जा रहा है। पेपर का एक रफ आइडिया लगने के बाद अब सर पेपर में क्या आ रहा है ये तो आपने बता दिया, एग्जैक्ट क्या आया है, लेवल कैसे पता करेंगे? उसके लिए तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ेगा। मैंने कहा या तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, गूगल में सर्च करोगे तो आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के वेबसाइट पे मिल जाएगा अवेलेबल। बट अगर आप यूनिक तरीकों से कि एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व किया जाता है वो अप्रोच सीखना चाहते हो तो हमारे इस प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर के जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। लेकिन सर ये तो जो पेपर, ये तो 1 साल पहले का पेपर है। मैंने कहा तो लास्ट ईयर का पेपर, जैसे यहां पे आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ का लास्ट ईयर का पेपर यहां पे करवाया गया है, आईबीपीएस पीओ का मैं लास्ट ईयर का पेपर नहीं करवाया हूं, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। अगर आप चाहें तो लास्ट ईयर का सेल्फ गिवन एनालिसिस आप जब सर्च करोगे कि आईबीपीएस पीओ 2023 सेल्फ गिवन एनालिसिस बाय कौशिक मोहंती या फिर करियर डिफाइनर, तो आपको प्रीवियस ईयर का पेपर जो साल 2023 में मेरे शिफ्ट में आया था वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। बट अगर आप इतना एफर्ट्स देना भी नहीं चाहते कि कौन ढूंढेगा, वहां तो सर ने वर्बली बताया, मैं थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर में क्वेश्चन करना चाहता हूं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आपको इसका प्रीवियस ईयर पेपर मैं करवा दूं, तो मैं एक बार यूट्यूब चैनल पे एक बार कंप्लीट पेपर जो मेरा लास्ट ईयर आया था वो डिटेल एग्जामिनेशन अप्रोच के साथ आपको करवा दूंगा। बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन पे। इस प्लेलिस्ट में बाकी जो भी आप बैंक के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करो सबका आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक बार इसको चेकआउट कीजिएगा इस प्लेलिस्ट को। सर प्लेलिस्ट चेकआउट करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन कहां कहां से आ रहे हैं वो देख लिया। अब सर थोड़ा देखना है कि क्या कुछ नंबर गए हैं कट ऑफ। साल 2023 मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा और एक कैटेगरी, बाकी कैटेगरीज आप देख लोगे, मैं सबसे ऊपर जनरल कैटेगरी को रखा हूं।
तो जनरल कैटेगरी के यहां पे 54.25 लास्ट ईयर के कट ऑफ है, और आउट ऑफ 100 पेपर का पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया है। 49.75, 50.5, 58.75, जैसे और पुराने जाओगे ना 20, 19, 18 कट ऑफ और बढ़ेगा। 59.75 19 का, 18 का 56.75, और यहां पे 17 का 42.75। शायद वैकेंसीज बहुत ज्यादा होगा, ये तो आंकड़े बदलते रहते हैं। 42 के वैल्यू को अगर आप इग्नोर मारो और एक पिछला साल का डेटा को अगर आप इग्नोर मारो, क्योंकि पिछले साल का थोड़ा वैकेंसीज अच्छा खासा था, पिछला साल नहीं, उसके ये वाला 49.75 2022 का, तो बाकी सब अगर आप देखेंगे तो 54, 50, 58, 59, 56 इसी रेंज में है। तो कुछ 50 से नीचे, कुछ 55, कुछ 58, इस तरीके से। तो एक एवरेज मान के चल सकते हैं कि 55 का एवरेज कट ऑफ जा रहा है इस पेपर में। तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मिनिमम तो आपको एक 60 का टारगेट लेना है कि 60 मार्क्स तो मैं कर लूं। और ये जो मिनिमम 60 आप जब टारगेट लोगे तो डे 1 से हो जाए ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मॉक्स के लेवल थोड़े अच्छे खासे रहते हैं रियल एग्जामिनेशन से। हालांकि आईबीपीएस पीओ का पेपर रियल एग्जामिनेशन में भी अच्छा खासा लेवल रहता है, बहुत लो लेवल नहीं। अभी तक जो आपने 3 पेपर दिए ना, वो सारे लो लेवल है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क को, आईबीपीएस क्लर्क को, उनका लेवल आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के लेवल से काफी कम रहता है। तो इन पेपरों में 100 में से 60 लाना भी एक अच्छा खासा चैलेंज है। तो आप ये टारगेट लेके चलो। अगर आप इनिशियल डेज में 45 50s में स्ट्रगल कर रहे हो तो थोड़े प्रैक्टिस और मॉक के प्रॉपर एनालिसिस, जिसके बारे में इसी वीडियो में चर्चा करूंगा कि कैसे करेंगे मार्क्स एनहांस करने के लिए, उसको आप अपनाइएगा। तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है, अटेम्प्ट जो है, वो मॉक्स में भी 60+ आने लगेंगे और आप कॉन्फिडेंटली इस पेपर को देने जा सकते हो और पेपर का कट ऑफ भी निकलेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं, बिकॉज इट्स ए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। ये स्टेट लेवल अपना कट ऑफ वैरी नहीं करवाता। तो ओवरऑल जो आंकड़ा है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो आप इसी नंबर्स को मिनिमम अभी के लिए टारगेट लेके चलो। सर अगर मेरा 70 आ रहा है तो क्या मैं अपने टारगेट को 60 कर दूं और मुझे कुछ नहीं कहना है? अबे ऐसा कैसे कर सकते हो? पॉजिटिव चीजों को एक्सट्रैक्ट करो, नेगेटिव नहीं। हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस एंड बाय व्हेन? सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है और वो भी कब तक? सबसे पहले तो 1 महीने पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मेजॉरिटी बच्चे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आप कैसे करोगे ताकि आप इस 30 दिन का प्रॉपर यूटिलाइज करके अपने पेपर में बेस्ट दे सको, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट है ये, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी इसको दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग सेक्शन के अंडर आता है। कंप्यूटर एंड रीजनिंग एक ही सेक्शन होता है। मैं आपको अभी दिखाया था ना, अभी आपको मैंने दिखाया था पेपर का पैटर्न, बस दिखाया था। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक ही सेक्शन में होता है। सर तो फिर कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले जो भी 7 साल का मैंने यहां पे आपके सामने डेटा रखा है, उस 7 साल के डेटा में मेंस में रीजनिंग सेक्शन में कभी कंप्यूटर पूछा ही नहीं गया। बट अगर आ जाए तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल थोड़े ना। मैंने बस आपको स्टैट्स दिया कि पिछले 7 साल में आया नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से लोगे? आप स्टेटमेंट, असम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, उसमें तो आप लोग लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे हो आप लोग, तो वो आप लोग जानते होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये अभी तक नहीं आए तो आने के चांसेस तो एक तो कम है, और अगर आएगा भी तो अचानक से एक मेजर कंप्यूटर, मतलब ऐसा नहीं कि 60 नंबरों में से 30 नंबर का कंप्यूटर भेज दे, ऐसा नहीं। अगर वो एंट्री मरवाएगा तो भी वो बहुत कम नंबर से एंट्री मरवाएगा कंप्यूटर को। तो आप बस कंप्यूटर के बेसिक्स जो आपने आरआरबी पीओ मेंस के लिए पढ़ा है उतना ही मोर देन इनफ है। आरआरबी पीओ मेंस के स्ट्रैटेजी में मैंने कंप्यूटर कैसे क्या कुछ कवर करना है, कहां से पीडीएफ डाउनलोड करना है, वो सब बताया था, क्योंकि टेलीग्राम पे हम वो कंटेंट नहीं शेयर कर सकते कि नहीं तो कॉपीराइट इश्यूज, कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाएंगे। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था और मेजॉरिटी बच्चों ने उस वीडियो को देखा भी है और वहां से कंप्यूटर के पीडीएफ डाउनलोड करके उन्होंने कंप्लीट किया भी है। तो अगर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इतना जाने के बाद हम पहले फोकस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन पे, क्योंकि ये 3 आपके प्री में भी जरूरत है, साथ ही साथ मेंस में भी जरूरत है। और प्री ही नहीं निकला तो जनरल अवेयरनेस का खाली जो मेंस के लिए जरूरत है उसका पढ़ के तो कोई फायदा नहीं। तो पहले हमें खुद को इस काबिल बना देना है कि इन तीनों से मैं पेपर क्लियर करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस रखूं, उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस के पास जाइएगा। मैं ये किन बच्चों की बात कर रहा हूं भाई, गलत पोर्ट्रे मत करना। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। जो बंदा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो इसको तो ये पढ़ना नहीं है, वो डेली बेसिस पे जनरल अवेयरनेस पढ़ रहा होगा। मैं यहां पे किस बच्चे को गाइड करने आया हूं? जो अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, उसको क्या करना है। तुम सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तुम जनरल अवेयरनेस पढ़ने बैठ गए तो क्या ही होगा तुम्हारा? कुछ नहीं।
अभी से बता रहा हूं। तो अगर किसी ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आप पहले कंप्लीट कीजिए, फिर जनरल अवेयरनेस के पास जाइए। और जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है वो तो बस इसका प्रैक्टिस करेंगे कैसे, मैं आपके आगे बताऊंगा। आप जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स या फिर बैंकिंग इकोनॉमिक अवेयरनेस जो आप डेली बेसिस पे जिस भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो, जिस भी पीडीएफ से पढ़ रहे हो, बस उसको डेली बेसिस पे कंटिन्यू कीजिए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, और कंप्यूटर का बेसिक्स खत्म कर दीजिए। क्वांट इंग्लिश रीजनिंग कैसे खत्म करेंगे? क्वांट में सबसे पहले जो टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं वो है प्राइमरी टॉपिक्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग, रॉन्ग और परसेंटेज रेशियो, एवरेज और डीआई। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि क्वांट एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, मुझे भी पता है यार, मैं पढ़ाता हूं तो। लेकिन अगर उसका ये वाला हिस्सा भी आप कंप्लीट कर लोगे, मतलब बाकी तो अभी अरिथमेटिक टॉपिक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि परसेंटेज रेशियो, एवरेज के बाद आपके टॉपिक स्टार्ट होते हैं, लाइक मिक्सचर्स एंड डेलीगेशन, एजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइथन सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, वो तो स्टार्ट होगा। उन सबको पढ़े बगैर भी क्या ये पेपर निकाला जा सकता है? हाँ, बट वैसा मत करना, क्योंकि मेंस में बहुत, मेंस नहीं निकलेगा, प्री निकल सकता है चांसेस है। कैसे? 60 नंबर का पेपर है, मतलब आपको अटेम्प्ट्स लेने हैं। अगर मैं 20 का पार्टीशन भी लूं, आइडियली 20 क्वेश्चन में 10 से 12 मार्क के आपके स्पीड मैथ्स हैं कंफर्म, और मैंने कहा था कि 12 से 15 मार्क्स के आपके डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो अगर मैं मिनिमम और इसका मैक्सिमम का कॉम्बो देखूं और इसका कॉम्बो देखूं, तो 24 से 25 नंबर का तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्पीड मैथ्स और डीआई आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है, सर प्रॉब्लम क्या है? इस 24 नंबर और 25 नंबर में से 20 नंबर लाना, और साथ ही साथ अगर आपको बाकी के भी बारे में नॉलेज होगा तो 25 मार्क 35 में से लाना, इन दोनों में एक डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस है? मैं बताता हूं। जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होंगे ना, पीओ लेवल के डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके 1 मिनट से ऊपर भी ले सकते हैं, आप पॉइंट को समझिएगा। लेकिन अगर आप अरिथमेटिक में स्ट्रांग हैं तो एक क्वेश्चन आप अगर चाहो, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स के अंदर बना सकते हो। मतलब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरे के पूरे सिर्फ डीआई वगैरह चीजों को टारगेट करोगे ना, तो टाइम ओवर हो जाएगा और आपके नंबर सिर्फ 20 से 22 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अरिथमेटिक को भी अपना साथ रखा है तो वो नंबर आपका क्या होगा, जो 2 से 3 लेंदी क्वेश्चंस को अगर आप ड्रॉप करोगे तो उसी टाइम में 3 से 4 या फिर 5 क्वेश्चंस आप अरिथमेटिक के कर सकते हो, और ये नंबर 22 से बूस्ट अप होकर 25 हो जाएगा। आपको तो अभी लगेगा कि सर 3 नंबर में क्या ही होता है, सिलेक्शन और रिजेक्शन का सफर तय होता है। तो मैंने ये कहा कि हो सकता है कि अगर आप अरिथमेटिक को इग्नोर करो तो 20 नंबर इन 25 नंबरों से ला सकते हो, बट लाने के लिए प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन छोटे नहीं देंगे। पेपर वाला भी जान गया है कि बच्चे साले बिना अरिथमेटिक के आ जा रहे हैं, निकालो निकालो सबको फेंको। तो जो उसमें भी बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करता है वो 20-22 तक पहुंच सकता है अरिथमेटिक के बिना। बट अगर आप बहुत फास्ट नहीं हो, आप अगर बस दिमाग चलाना जानते हो, जैसे कि मेरा कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं है, आपने भी देखा होगा, 3 डिजिट के नंबर के मल्टीप्लिकेशन में छोड़ ही देता हूं, हैश इसको कौन करेगा, मैं दिमाग पे ज्यादा बिलीव करता हूं। तो मेरे लिए ये चीज अरिथमेटिक को लेके ही संभव हुआ है। मैंने पास्ट में आपको स्कोर कार्ड शेयर किया हुआ है, आईबीपीएस पीओ जैसे पेपर में मैंने 30+ स्कोर किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अरिथमेटिक का साथ लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर साथ छोड़ दोगे तो मैं वैसा तो नहीं कहूंगा कि बिना अरिथमेटिक के नहीं होगा, वो तो कंप्लीट एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, हो सकता है लेकिन तकलीफ बहुत होगा। तो इसीलिए प्राइमरी टॉपिक्स कंप्लीट कर दीजिए, अपने झोली में एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रख दीजिए, फिर जाके आप बाकी के सेकेंडरी टॉपिक्स अरिथमेटिक के कंप्लीट कीजिए। सेम चीज आपको करना है यहां, लेकिन रीजनिंग में एक प्रॉब्लम हो जाए। क्या? आप प्राइमरी टॉपिक्स में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कर रहे हो, इनइक्वालिटी, सिलोइज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया मिसलेनियस वगैरह सबको मिला के आपके इनसे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और पजल्स और अरेंजमेंट से आपके 23 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग को लगा दूं, ऑर्डर एंड रैंकिंग को अगर मैं प्राइमरी में डाल दूं, क्योंकि वो एक प्राइमरी टॉपिक भी है, तो ये नंबर यहां पे 15 होगा और ये नंबर यहां पे 20 होगा। प्रॉब्लम कहां हुआ पता है? वहां आपके जो प्राइमरी टॉपिक्स है वहां से मेजर क्वेश्चन पूछे जाते थे 25, और इससे माइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब उल्टा रीजनिंग में है कि यहां आपके प्राइमरी टॉपिक से माइनर क्वेश्चन और सेकेंडरी टॉपिक से मेजर क्वेश्चन। तो अगर आप इन पजल्स और अरेंजमेंट्स को छोड़ोगे तो आपका मार्क्स कभी भी कट ऑफ रेंज को क्लियर नहीं कर पाएगा ओवरऑली।
तो ये तो पढ़ना है, लेकिन बिना इसको पढ़े अगर आप सीधा वहां कूद जाओगे तो अगर आपने खाली पजल्स और अरेंजमेंट्स पढ़ा तो आपको चारों के चारों करने पड़ेंगे, एक तो वो ट्रिकी देगा और अगर आप वहां फंसे और टाइम वेस्ट कर लिए तो खत्म। तो आपको दोनों का बैलेंस अगेन लेके चलना पड़ेगा। पहले इन टॉपिक्स को कवर करने से क्या होगा, ये कम समय लेंगे, अच्छे खासे मार्क्स भी देंगे, आसान भी है, पेपर में डुएबल है, कम टाइम लेगा क्वेश्चन सॉल्व होने में, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आपका। उसके बाद जब आप इन टॉपिक्स को कवर अप करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए मैंने प्राइमरी सेकेंडरी बता दिया है। इंग्लिश इज नॉट माई कप ऑफ टी, स्टिल मैं अपने नॉलेज से आपको कह रहा हूं, इंग्लिश में जो प्राइमरी टॉपिक्स है, आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए ताकि आप रीडिंग कंप्रिहेंशन कर सकोगे, क्योंकि 9 से 10 मार्क तो क्वेश्चन वहीं से आ गया। ग्रामर्स के स्ट्रॉन्ग आपको होल्ड होने चाहिए, जैसे कि आप एरर डिटेक्शन ये सारी चीजें कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट भी कर सकते हो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी तभी होगा जब आपका ग्रामर का नॉलेज होगा, और सेंटेंस इंप्रूव भी तभी होगा जब आपका ग्रामर का नॉलेज होगा। और वर्ड स्वैप, ये एक ऐसा चीजें हैं, वर्ड स्वैप ये थोड़े आप कॉमन सेंस है। अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो मतलब अगर आपके रीडिंग अच्छे हैं तो रीडिंग आपको डायरेक्टली हेल्प कर देगा, किसमें, क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में और वर्ड स्वैप में। और ग्रामर जो है वो आपको हेल्प करेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। मैंने यही टॉपिक्स को ही तो इंपॉर्टेंट कहा था आज के डेट में। तो इसीलिए पढ़ना, रीडिंग हैबिट्स को डेवलप कीजिए और ग्रामर्स के सारे रूल्स को अच्छे से सीखिए। एक बार अच्छे से इंग्लिश को पढ़ना होता है, ये अगर आप कर लोगे तो मेजर मार्क्स आपके झोली में। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम बाकियों के बात सुन के, बड़े बड़े बैनर पोस्टर थंबनेल देख के हम घुस जाते हैं वोकैबुलरी, सिनोनिम एंटोनिम, इन सब चीजों पे। ये सारे चीजें आपको पढ़ने नहीं होते। सर मिसस्पेल्ड वर्ड तो सवाल आता है पेपर में, मैंने देखा है खुद। मैंने कहा मैंने भी देखा है, बट उसको पढ़ता कौन है भाई मिसस्पेल्ड वर्ड? तुम क्या स्पेलिंग याद रखोगे? बच्चा, स्कूल का बच्चा करता था वो। तो वो सारे चीजों पे टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, ये सेकेंडरी टॉपिक्स है। वंस यू हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन दीज टॉपिक्स देन इनके ऊपर आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। बट हमारा प्रॉब्लम है हम स्टार्टिंग इन टॉपिक से, वोकैब्स, अरे मेरा वोकैब्स अच्छा नहीं है ना, मैं थोड़ा वोकैब्स पे काम कर रहा हूं। मैंने कहा ग्रामर पे काम कर, उसके बाद वोकैब्स। प्रॉब्लम यही है, आप अपना प्रायोरिटी ऑर्डर को ही नहीं जान पाते हो। तो दिस आर प्राइमरी टॉपिक्स एंड दिस आर सेकेंडरी टॉपिक्स। क्लियर? नाउ हाउ टू कवर। देखिए सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चलते हैं। बहुत से लोग अभी आईबीपीएस पीओ के लिए तैयारी फाउंडेशन में सीख रहे हैं मुझसे, संभव 2.0 में। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो, फाउंडेशन बेसिक से एडवांस पूरा का पूरा कंप्लीट क्वांट कवर अप करना चाहते हो, तो संभव 2.0 में ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर आपने ऑलरेडी मतलब पढ़ रखा है, कंप्लीट कर रखा है और आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ साधना बैच पे आ सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप संपूर्ण बैच का एनरोलमेंट ले लीजिएगा। कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपको संभव और साधना दोनों का एक्सेस मिल जाएगा, यानी फाउंडेशन क्लास का भी एक्सेस मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्लास का भी एक्सेस मिल जाएगा। मैंने जिस दिन से एप्लीकेशन चालू किया, सारे के सारे कंटेंट इसमें है, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा आने वाले 1 साल के लिए। बाकी अगर आपको अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू है और आप लाइव क्लास नहीं लेना चाहते हो, ये सारे लाइव क्लासेस हैं, तो आप कंप्लीटेड कोर्सेस भी ले सकते हो। ये सारे आपके कंप्लीटेड कोर्सेस हैं, जहां मैंने कॉस्ट इफेक्टिव वे में छोटे छोटे कोर्सेस में सब कुछ कंपाइल करके रखा है। जैसे कि अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, शून्य, स्पीड मैथ्स पढ़ना है, गति, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, प्री से लेके मेंस तक कंप्लीट सूत्र, प्री से लेके मेंस तक कंप्लीट एरिथमेटिक पढ़ना है, निश्चय। और अगर आपको मेंस लेवल का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कवर अप करना है, तो उसके लिए हमने सक्षम कोर्स रिसेंट लॉन्च किया है। अभी का सबसे बेस्ट सेलिंग कोर्स है ये। तो ये सारे आपके कंप्लीटेड कोर्सेस हैं, इसमें लाइव क्लासेस नहीं ऐड होते हैं। ये सारे आपके लाइव क्लासेस हैं और उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा। बाकी सर ये तो आपने पेड का कहा, अगर मैं अफोर्ड ना कर पाऊं तो मैंने कहा बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप YouTube पे पढ़ सकते हो। YouTube पे कंप्लीट क्वांट फॉर बैंक एग्जाम्स का प्लेलिस्ट है, जिसमें आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप किए गए हैं। अगर मैं बात करूं सर कंप्लीट एरिथमेटिक ही मुझे चाहिए, बाकी स्पीड मैथ्स वगैरह मुझे नहीं चाहिए, तो आपके पास कंप्लीट एरिथमेटिक प्लेलिस्ट है, जिसमें परसेंटेज से लेकर प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन तक सारे टॉपिक्स हैं। और इन वीडियोस का एक खास बात है, दिस इज ट्रस्टेड बाय लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर आप देखें तो दीज वीडियोस हैव बीन वॉच्ड बाय ओवर, मतलब कितने, अभी कितने हैं इसका मुझे दिख भी नहीं रहा, 4 मिलियन स्टूडेंट्स। मतलब जो भी आपके बैंक के लिए तैयारी कर रहा है, एसएससी के लिए तैयारी कर रहा है, रेलवेज के लिए तैयारी कर रहा है, किसी भी तैयारी कर रहा है, क्वांट की जहां पे अरिथमेटिक की बात होती है, तो इस प्लेलिस्ट की जरूर जिक्र होते हैं। तो इस कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस बड़े जबरदस्त तरीके से हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, और उनमें कंटेंट ऐसा दिया गया है कि जो बच्चा इसमें एक बार आ गया वो कंप्लीट करके ही जा रहा है। इस कोर्स का, इस प्लेलिस्ट का खासियत यही है। अब अगर सर मैंने यही प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रखा है, तो मैंने कहा तो सर वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट सब कुछ सीखा, बट आजकल के टाइम पे थोड़े कुछ घुमा फिरा के वेरिएबल वगैरह करके कुछ नए पैटर्न के अरिथमेटिक के सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं, उनको मैंने कहा वो तो वहां पे कवर्ड था, और अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए
तो उसके लिए आपका 1 वीडियो 1 चैप्टर है। 1 वीडियो 1 चैप्टर में आपके सारे के सारे टॉपिक्स, वैदिक मैथ, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ऐसे करके सारे अरिथमेटिक टॉपिक्स एक एक करके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस के साथ कवर अप किया गया है। सर अगर मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया है तो मैंने कहा तो सर अभी का पूरा फ्रेश जबरदस्त टॉप नॉच क्वेश्चंस का सेट मुझे चाहिए। मैंने कहा किसका? सर सिंप्लीफिकेशन का, क्वाड्रेटिक का, अरिथमेटिक का, डीआई का। तो आपके लिए आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ 2024 का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, जहां पे आपके सारे टॉपिक्स रिसेंटली एक पूरे के पूरे फ्रेश कंटेंट के साथ यहां पे आपको पढ़ाया गया है। तो इतने चीजें होने के बाद आपको कोई जरूरत नहीं होगा, बट स्टिल अगर आप बोल रहे हो कि सर सब कुछ कवर करने के बाद डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, तो बैंक एग्जाम्स 2024 प्रिपरेशन में इतने सारे आपके मटेरियल्स पड़े हैं, उनको कवर करते करते पेपर खत्म हो जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो कंटेंट की कमी नहीं है, एक बार सर्च करो। इतना कंप्लीट होने के बाद सर रीजनिंग का, मैंने कहा रीजनिंग आप अगर किसी एजुकेटर को पिक कर चुके हो यूट्यूब पे सर्च करके, तो सो फार सो गुड, मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। बट अगर आपका मेरे साथ ट्यूनिंग वाइब जम चुका है, क्वांट पढ़ते पढ़ते एक होता है ना लैंग्वेज के साथ कंपैटिबिलिटी आना, तो उस केस में आप रीजनिंग अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए भी यूट्यूब पे फ्री पे एक जबरदस्त सा प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप इस प्लेलिस्ट को देखिएगा, जो कि है रीजनिंग क्रैश कोर्स 1 वीडियो 1 चैप्टर वाला प्लेलिस्ट। इसमें सारे के सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीटेड हैं, एक बार देखिएगा। बाकी ये तो मैंने जो बता दिया। सीखना कैसे है? सर सब कुछ हम सीख चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब बस हमें प्रैक्टिस करके सिलेक्शन लेना है। सर 30 दिन मुझे बताओ सर, मैं अभी तक तो आप बिगिनर्स लोगों को लेके चल रहे हो, मेरा भी कुछ। मैंने कहा ठीक है करते हैं। सबसे पहले तो तू प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ना एग्जामिनेशन के लेवल के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं होता। हम बस सुन के कहते हैं कि अच्छा आईबीपीएस पीओ बहुत टफ है। जैसे मैंने आज कहा, मैंने कंपैरिजन के फॉर्म में कहा कि अभी से जो हमने पेपर दिए हैं आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इनसे कंपैरिजन में टफ है। बट ऐसा नहीं कि इतना टफ कि सवाल ही ना बने। तो एक बार आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे, सॉल्व करोगे, तो ही आपको आइडिया लगेगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ऐसा ही सवाल है, मैं कर सकता हूं। फिर आपको क्या करना है? आपको हर सब्जेक्ट के थ्रू डेली जाना है। ये चीज हैबिट बनाइए। हम अक्सर क्या करते हैं ना, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी एक सब्जेक्ट के साथ, जिससे हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, एक अच्छा लग जाता है, या फिर मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, अगर आप मुझसे क्वांट पढ़ते हो तो एक वाइब जम जाता है, तो आपको लगता है कि मेरे सारे क्लासेस आप कर रहे हो, अच्छी बात है। बट उससे क्या होता है ना, आपका दिन का मेजर टाइम अगर आप एक ही सब्जेक्ट पे दे रहे हो, तो बाकी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड हो जाते हैं, और उससे आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है एक लॉन्ग टर्म पे। तो आपका वो लॉस ना हो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ते हो ना, तो हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, या फिर इंग्लिश हो। उससे क्या होता है, एक संतुलन, एक बैलेंस बना रहता है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हर टॉपिक के थ्रू जाइए डेली। मतलब डेली क्वांट पढ़िए, डेली रीजनिंग पढ़िए, डेली इंग्लिश पढ़िए, डेली आप क्या पढ़िए, जनरल अवेयरनेस पढ़िए। सर कैसे? मैंने कहा क्वांट का जो प्रैक्टिस क्लास मुझे आप अगर फॉलो कर रहे हैं, तो मैं अगर करवा रहा हूं तो वो क्लास करिए। जैसा वैसा एक प्रैक्टिस क्लास रीजनिंग वाले सर करवा रहे हैं वो करिए, इंग्लिश वाले सर करवा रहे हैं वो करिए, जनरल अवेयरनेस जिनको आप फॉलो कर रहे हैं वो करिए। ये आपका मिनिमम है, जिससे सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड है। और अभी तक आपका दिमाग ज्यादा चला नहीं, तो इन चारों को कंज्यूम आप कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो और दिमाग कम लगा रहे हो। और इसके साथ साथ अगर आपने एक मॉक टेस्ट लगा दिया, तो अपना दिमाग भी काम करना चालू हुआ, जिससे कि आप हर सब्जेक्ट के थ्रू गए। और अगर इन केस आपके कभी वीडियो लेक्चर मिस हो रहे हैं, तो भी मॉक देके आप काम चला सकते हो। और अगर मॉक मिस हो रहा है तो वीडियो लेक्चर। इस तरीके से अगर 2 कर सकते हो तो सो फार सो गुड, नहीं तो आइदर ये और ये करके आप डेली बेसिस पे सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस रख सकते हो। स्ट्रैटेजी शुड चेंज विथ टाइम एंड सिचुएशन। स्ट्रैटेजी जो है वो समय और सिचुएशन, परिस्थितियों के साथ बदलना चाहिए। अभी हमारे पास रिसेंटली, अभी अगर हम बात करें, तो कुछ बच्चों का आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स क्लियर होगा, कुछ बच्चों का आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो उनके सामने अभी टास्क हो जाएंगे आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस का। तो अब उनके पास ये है कि सर आईबीपीएस पीओ तो अपने जगह अक्टूबर मिड में होगा, ये पेपर भी सितंबर लास्ट में होगा, और एक अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो कैसे उनको बैलेंस करना है? बैलेंस करने का सबसे बेस्ट चीज है मॉक। अगर आपको 2 यानी कि एक प्रीलिम्स और एक मेंस को बैलेंस करना है, तो आप बस अल्टरनेट पे एक प्री का और एक मेंस का मॉक लगाते रहिए। इससे अलावा आपको और कुछ नहीं। आप जो पीडीएफ इकट्ठा करके रखे हो वो सब फेंको यार, कोई जरूरत नहीं। कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आपने सिर्फ अपने मतलब जो है ना, रोम को पूरा भर रखा है यार अननेसेसरी चीजों के साथ, कोई जरूरत नहीं है। इस पेपर में कुछ मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी है वो ये है कि डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस, जो कि मॉक से सबसे बेस्ट तरीके से हो सकता है। तो ये आपको अभी के लिए बैलेंस करके चलना है अल्टरनेट डे पे।
आप डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेस से जब आप पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब, डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ, यही मैं कहना चाहता था, अभी आ गया ये पॉइंट। तो आप क्या होता है ना, बहुत ज्यादा, जैसे कि आप क्वांट के, यहां पे मैंने 4 कहा कि एक क्वांट का, एक इंग्लिश का, एक रीजनिंग का, एक जनरल अवेयरनेस। आप क्वांट के 3 वीडियोस देखोगे, आप रीजनिंग के 2-2 वीडियोस देखोगे, आप इंग्लिश के 3-3 वीडियोस देखोगे अलग अलग एजुकेटर्स, तो उससे दिमाग क्या होगा ना, पजल्ड अप होगा। तो आप अपना ये चीज ना रिस्ट्रिक्ट कीजिए कि हाँ मुझे यहीं से ही पढ़ना है या फिर यहीं से ही पढ़ना है, जिससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। और समय बचने से ज्यादा और जरूरी क्या ही हो सकता है एक एस्पिरेंट की लाइफ में। तो वो चुनिए, अपना आराम से चुनिए कि जिनके साथ ट्यूनिंग सही हो रहा है, जिनके साथ बॉन्डिंग सही हो रहा है, जिनका समझ में आ रहा है, जिनका कंटेंट अच्छा लग रहा है, जिनका कंटेंट रिलेवेंट लग रहा है, जैसा भी आपको सही लगे, एक एक एजुकेटर पिक कीजिए। उससे क्या होगा ना, आपका टाइम सेव होगा। पीडीएफ वगैरह आप हर जगह से डाउनलोड करके रख लेते हो कि हाँ पढ़ूंगा एक से, पीडीएफ इससे उससे 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 हर जगह से कलेक्ट कर लूंगा। वही प्रॉब्लम है, पीडीएफ जब ज्यादा हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ पढ़ा भी हूं या नहीं। इतने सारे पीडीएफ, तो मैं 100 पीडीएफ है, मैंने तो आधा पीडीएफ सॉल्व किया है, एक का आधा, मतलब 100 का नहीं, एक का होता है भाई। तो गैदरिंग को जितना हो सके कम कीजिए, बोला जाता है ना उतना लो जितना संभाल सको। हम लेकिन लालच से फ्री में मिलना सब बटोर लेते हैं, उससे क्या होता है ना, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप वो पॉइंट कभी नहीं समझते। आपके पास अगर 3 पीडीएफ है, अगर आपने 3 कंप्लीट किया तो आपने 100% प्रिपरेशन के साथ गए हो। आपके पास 300 पीडीएफ है, आपने 3 कवर किया है तो आप 1% तैयारी के साथ गए हो। मतलब आपका माइंड कहेगा, हालांकि वो झूठ है, बट माइंड आपको ये ट्रेन करेगा ना। तो यही प्रॉब्लम है इन सारे चीजों से, इन दोनों पॉइंट से मेरा यही मतलब है कि लिमिटेड कीजिए अपने सोर्सेस को, जिससे कि समय का बचत जरूरी है। पीडीएफ बंडल अगर आप ले सकते हो सिलेबस कंप्लीशन के लिए, हाँ ये मैंने क्यों रखा है, इधर उधर से पीडीएफ कलेक्ट, अगर सर आप मना कर रहे हो तो आप ही दे दो एक कुछ बढ़िया सा पीडीएफ, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैं ऐसा सोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अगर दूंगा तो केवल क्वांट का ही दे सकता हूं, तो तुम्हें फिर भटकना पड़ेगा और किसी सब्जेक्ट के, और भटकते भटकते तुम किसी दूसरे क्वांट के पास पहुंच जाओगे और फिर भटकते रहोगे। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इन दोनों को अवॉइड करने के लिए आप किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल एंटिटी का पीडीएफ बंडल ले लो। मार्केट में पीडीएफ बंडल बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं, आपको भी पता है। अब कौन बेस्ट है कौन वर्स्ट है हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन है, हाँ सर। सॉल्यूशन है, हाँ सर करो। हम हमेशा क्या होता है ना, एक्सक्यूज देने के लिए हम हमेशा बेस्ट तक जाते हैं। अगर आप बेस्ट हो ना तो आप कंटेंट को भी बेस्ट कर सकते हो, आप कंटेंट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो। बोलते हैं बच्चे कि सर कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है। आप अगर बेस्ट हो तो आप जो भी मॉक टेस्ट लोगे वो मॉक टेस्ट को आप बेस्ट तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सब बस एक्सक्यूजेस हैं। मार्केट का बेस्ट मॉक चाहिए, मार्केट का बेस्ट टीचर चाहिए, मार्केट का बेस्ट पीडीएफ बंडल चाहिए। आप बेस्ट बन जाओ, आपके लिए टीचर भी बेस्ट बन जाएगा, पीडीएफ भी बेस्ट बन जाएगा और मॉक भी बेस्ट बन जाएगा। खुद के ऊपर काम कीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद अब हम चलते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस। सर आपने तो ये कह दिया कि पीडीएफ बंडल ले लूंगा ताकि मैं सिलेबस कंप्लीशन तक मेरे पास सैंपल ऑफ क्वेश्चन, और एक जगह से लूंगा तो उसमें कंटेंट का जो है वेरिएशन वो अलग से बढ़िया से मिल जाएगा। लेकिन ये जो मॉक टेस्ट का है उसके बारे में कुछ सवाल हैं, जैसे कि मुझे कितने मॉक्स देने हैं और मॉक का प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है, इसके बारे में सर एक बार गाइड कर दो। मैंने 1000 बार बताया हुआ है बट वीडियोस बहुत से नए लोग देखते हैं, इसीलिए मैं एक और बार बता देता हूं। पहला तो नंबर ऑफ मॉक्स कभी मैटर नहीं करता। मैंने अपने इंटरव्यूज में जहां पे सिलेक्टेड बच्चों के साथ इंटरव्यूज लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जो पेपर एक साल में 3-3 निकाल के बैठे होंगे और मॉक नहीं दिए होंगे। बट ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब सारे बच्चे ऐसे हैं, कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मॉक्स देके सिलेक्शन लिया है। तो ये चीज जो है ना कि मॉक्स इतने देने से ही सिलेक्शन होगा, इतने देने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज मतलब कंप्लीटली गलत है। क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है मिनिमम से मिनिमम मॉक्स देके भी सिलेक्शन लेने का और मैक्स से मैक्स मॉक्स देके भी सिलेक्शन लेने का। तो नंबर कभी मैटर नहीं करता। व्हाट एक्चुअली मैटर्स, आप जिस भी मॉक को दे रहे हो उसका एनालिसिस कैसे कर रहे हो, उस एनालिसिस से ही आप उससे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हो, और उसी नॉलेज जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो ना उसी को ही आप फ्यूचर में अपने पेपर में एक्चुअली में लगाते हो और सिलेक्शन लेते हो। ये चीज समझिए। अगर मैं बैक टू बैक खाली मॉक्स देता रहा, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि 20 मॉक दे दो सिलेक्शन हो जाएगा, बच्चे पता है 24 घंटे होते हैं ना, वो 20 मॉक एक दिन में दे सकते हैं। 4 घंटे सोएंगे, वो डेली 20 मॉक देंगे कि सर ने कहा था 20, मैं डेली 20 दे रहा हूं, मेरा तो सिलेक्शन कंफर्म। ऐसे क्या होगा? आपको जो नॉलेज मालूम था वो नॉलेज बढ़ा क्या? आप पहला मॉक दिए, आपने दे के मॉक सबमिट कर दिया, अब दूसरा मॉक देने बैठ गए। आपका जितना पहले मॉक को देते वक्त नॉलेज था, दूसरे मॉक देते वक्त नॉलेज तो उतना ही है, तो मार्क्स तो उतने ही रहेंगे ना, तीसरे में उतने ही। और अगर कभी मॉक का लेवल बढ़ गया तो आपके मार्क्स तो डिक्रीज हो जाएंगे। अब प्रेशर डिप्रेशन अलग। तो इसीलिए एक मॉक से बेनिफिट्स, नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके अगले पेपर पे लगाना, और ये प्रोसेस को जब आप कंटिन्यूएशन पे लाओगे साइक्लिसिटी, तो मार्क्स बढ़ते 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 जाएगा। सो हाउ टू एनालाइज ए मॉक प्रॉपरली? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वेश्चन आपने करेक्ट सॉल्व किया है उस क्वेश्चन को देखिएगा।
सर वो तो मैं कभी देखता नहीं हूं। सबसे बड़ी गलती आप वहीं करते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन करेक्ट आप करते हो मतलब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हो, तो मतलब अगर कल मॉक में वो क्वेश्चन आएगा या पेपर में वो क्वेश्चन आएगा तो आप करोगे। बट क्या पता उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका होगा, वो आपको नहीं मालूम हो और आप एक लेंदी मेथड में उस क्वेश्चन को कर रहे हो। तो अगर आप सॉल्यूशन देखते, वो अगर कुछ बोल देता कि 2:5 रेशियो है, 5:2, 5 पार्ट 50 और 2 पार्ट 20, इसी 20 तक पहुंचने के लिए आपने अगर 1.5 मिनट का समय लिया है, तो कल पेपर में भी आप 1.5 मिनट लेते। लेकिन उस सॉल्यूशन को अगर आप देख लेते हल्का फुल्का, तो आप वो क्वेश्चन को 30 सेकंड्स में कर पाते। तो जो 1 मिनट का समय आपने बचाया, उससे आप एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते। ऐसे ही तो मार्क्स बढ़ता है करेक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस करके। सिमिलरली जब आप करेक्ट क्वेश्चन मतलब एनालिसिस कर लिए, रॉन्ग क्वेश्चन के पास जाओ। रॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस तो मस्ट है, क्योंकि क्यों गलती हुआ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, या क्वेश्चन का लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या तुक्का मार दिया, क्या गलती हो रहा है मुझसे। उस गलती को जब आप सुधारोगे, या सिल्ली मिस्टेक हो रहा है कि मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दे रहा हूं यार, वो कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड को स्लो डाउन कीजिए, ऐसे करके सिल्ली मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए, कॉन्सेप्चुअल एरर्स को अवॉइड कीजिए। ये जब गलतियां सुधर जाएंगे तो ये रॉन्ग का करेक्ट हो जाएगा। जिसने -0.25 दिया था वो अभी +1 देगा, तो आपके मार्क्स स्ट्रेट 1.25 बढ़े, अगर एक भी गलती को आपने अगले मॉक पे सुधार दिया तो। समझ रहे हो कि यहां पे मार्क बढ़े, वहां पे भी मार्क बढ़े। और लास्ट, जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है, कभी टच भी नहीं किया है उस मॉक का, उसको देखो, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन में पढ़ने के बाद भी नहीं कर पा रहा, तो उन टॉपिक्स को एक और बार रिवीजन दो। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं पढ़ा नहीं इसीलिए आंसर नहीं दे पा रहा, उनको पढ़ लूं तो उनके क्वेश्चन कल आंसर कर पाऊं। तो उनसे भी आप जब कवर अप करोगे एक्स्ट्रा टॉपिक्स, तो उससे भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो दीज आर द स्टेप्स जिससे आपका ग्रोथ होता है। नंबर ऑफ मॉक्स देने से नहीं, मॉक्स के प्रॉपर एनालिसिस से ही हम नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके ही अगले मॉक पे अप्लाई करके ही मार्क्स को एनहांस करते हैं। इसी तरीके से बढ़ता है मॉक्स के मार्क्स। इतना होने के बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा कि सर मॉक टेस्ट वगैरह वो सब बेकार चीजें, वो सब खत्म हो गया। मॉक दे रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, 3 साल से तैयारी कर रहा हूं सर, लेकिन एक प्रॉपर स्पीड नहीं आ रहा है। मैंने कहा एक गलती तूने किया अपने इस 3 साल के करियर में। क्या? अगर जिंदगी में आपको कभी स्पीड का कोई इश्यू आ रहा है, तो फुल लेंथ मॉक आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे, आपको सेक्शनल मॉक सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। यही वो पॉइंट लिखा गया है। सेक्शनल टेस्ट्स, ये आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, ये आपके स्पीड को एनहांस करेंगे। 2 तरीके से आप टेस्ट दे सकते हो। एक है सेक्शनल टेस्ट, वो अलग है। सेक्शनल टेस्ट मतलब आप कंप्लीट एक सेक्शन दे रहे हो, यानी कि क्वांट दे रहे हो, या फिर रीजनिंग दे रहे हो, या फिर इंग्लिश दे रहे हो, इससे तो मार्क एनहांस होगा। बट इससे ज्यादा एनहांस सेक्शन के अंदर के टॉपिक वाइज टेस्ट में, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का अलग से टेस्ट, क्वाड्रेटिक का अलग से टेस्ट, मिसलेनियस का अलग से टेस्ट। इससे क्या होता है ना, दिमाग बहुत फास्ट होता है, शार्प होता है, आप चीजों को जल्दी कैच कर पाते हो और परफॉर्म भी अच्छा कर पाते हो। तो धीरे धीरे इस स्टेप, हम हमेशा क्या करते हैं ना, सिलेबस कंप्लीट कर लिए या फिर 50-60 सिलेबस, क्योंकि मैं हमेशा आपको बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक्स कब से देना है। बच्चों को पता है कि मॉक देने से मार्क्स अच्छे होते हैं फ्यूचर में, रियल एग्जामिनेशंस में मॉक देना जरूरी है, बच्चों को पता है। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सिलेबस खत्म नहीं हुआ और पूछते हैं कि सर मॉक्स कब देना चाहिए। तो मैं उनको कहता हूं 60-70% का सिलेबस कंप्लीट के बाद आप आराम से मॉक दे सकते हो, और वो चलेगा सीधा फुल लेंथ मॉक। एक तो मैंने आपसे कहा था कि आपका 60% सिलेबस कंप्लीट है तो बाकी का 40% कंप्लीट नहीं, तो मार्क्स आने के चांसेस कम। आप सीधा फुल लेंथ को क्यों जा रहे थे? तो आप क्या जाते, पहले क्वांट के टॉपिक वाइज सिंप्लीफिकेशन तो 60-70% में हुआ होगा, फिर आपके क्वाड्रेटिक तो हुआ होगा, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक्स नंबर सीरीज का हुआ होगा। इसी तरीके से जब आप जाओगे तो आपने डेटा इंटरप्रिटेशन का तो कंप्लीट हो गया होगा, एक एक करके वो टेस्ट कंप्लीट कीजिएगा, उस तक सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। फिर आप क्या करोगे, क्वांट का सेक्शनल टेस्ट लगाओगे कि क्वांट का ही 35 क्वेश्चन, इससे भी आपका स्पीड बढ़ेगा। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि जब आप सेक्शनल टेस्ट देते हो 35 क्वेश्चन का, तो 20 मिनट में दिमाग अच्छा काम करता है एज कंपेयर टू 60 मिनट्स। ये वाले टेस्ट तो और कम होते हैं, 10 मिनट। मतलब आपका दिमाग जितने छोटे छोटे काम करता है उतना बढ़िया से करता है। तो हम एक साथ जब 1 घंटे का टेस्ट लगाते हैं तो ओवरऑल 1 घंटे में हमारा परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में तो पिक पे होगा, बट धीरे धीरे डिग्रेड करते आता है। तो जब हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम में उसको बांटेंगे, 10 मिनट, फिर 20 मिनट वाले टेस्ट, फिर 1 घंटे वाले टेस्ट के पास जाएंगे, फिर 20 मिनट वाले 2 देंगे, मतलब एक क्वांट का उसके साथ एक रीजनिंग का, 20-20-40, धीरे धीरे ऐसे करते करते जब आप रेडी हो जाओगे, तब जब आप फुल लेंथ दोगे तो आपका डेफिनेटली स्पीड बढ़ गया होगा। तो ये जो गलती आप लोग करते हो सीधा फुल लेंथ को जाना, वैसा मत कीजिए, आप ऐसे स्टार्ट कीजिए इन चीजों को। यही था मेरा टॉपिक वाइज। और स्टार्टिंग IBPS PO मोस्ट एक्सपेक्टेड, जी बिल्कुल सर, मॉक टेस्ट वगैरह में कुछ नहीं ले पाता, मैं तो सिर्फ आप ही के भरोसे हूं। मैंने कहा आपके लिए वो क्या मॉक टेस्ट है यार, मेरे मॉक टेस्ट आपने देखा है, मतलब जो मैं एप्लीकेशन वेबसाइट पे है वो नहीं,
जो मैं टेस्ट आपका यूट्यूब पे कंडक्ट करवाता हूं, पूरा एग्जाम रिलेवेंट डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें हर 3 पेपर में मिले कि नहीं, उसी प्रकार से आईबीपीएस पीओ का भी मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर का जो सीरीज है, मतलब 35 क्वेश्चन के खाली जबरदस्त सेट, वैसे अगर आप पेपर कर लोगे ना तो खत्म, आपको और कुछ जरूरत नहीं होगा। तो वैसे पेपर का सीरीज लेके आ रहा हूं, इसके रिगार्डिंग मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा हाउ मच एक्साइटेड यू आर, बिकॉज अभी आने वाले समय में आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस है, उसके लिए भी क्लासेस लेने पड़ेंगे। तो अगर आप अपना सपोर्ट थोड़ा दिखाओगे तो मैं इस क्लास को भी स्टार्ट करना चाहता हूं। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है। इतना खत्म होने के बाद अब आते हैं कि हम मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी साइमल्टेनियसली कैसे करें। सबसे पहले तो मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लो। मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न में जैसे रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट, जिसको डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम से जाना जाता है, इन तीनों के बाद जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो भी ऐड किया जाता है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग टेस्ट, जिसमें ऐसे और लेटर राइटिंग है, ये भी ऐड किया जाता है। इन तीनों के बारे में तो हमने डिटेल में बात कर लिया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब मैं एक बार आपको जनरल और इकोनॉमिक अवेयरनेस का सिलेबस दिखा देता हूं कि प्राइमरी आपको क्या कंप्लीट करना है और सेकेंडरी आपको क्या कंप्लीट करना है। प्राइमरी आपको कंप्लीट करने हैं जो टॉपिक्स, वो है करंट अफेयर्स लास्ट के 6 महीने के, और वो भी नेशनल। उसके साथ आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कवर करना है, स्पोर्ट्स और एब्रिविएशंस, करेंसीज, कैपिटल्स, जनरल साइंस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इससे एक आध मार्क आएंगे बट ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम इससे क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर से मेजर क्वेश्चंस आते हैं, नेशनल पार्क, ये सब स्टैटिक वाले भी पार्ट्स आ सकते हैं, तो ये एक आध कम कम आएंगे बट इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये प्राइमरी टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे तो इनसे मेजर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हम हमेशा क्या करते हैं, इससे थोड़ा इससे थोड़ा इससे थोड़ा, आरबीआई का क्या है, बजट का, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस, इससे थोड़ा आधा आधा पढ़ के जाते हैं। और अगर आप ये 50% है, ये 50% है, इसका आधा 25%, इसका आधा 25%, तो टोटल का 50% आपने पढ़ा, और अगर क्वेश्चन बाकी के 50% से आ गया तो खत्म कहानी। इसीलिए ये पार्टीशन करना जरूरी है कि जब मैं इन प्राइमरी टॉपिक्स को कंप्लीट कर दे रहा हूं, आपको गारंटेड इन एरिया से क्वेश्चन एक अच्छा खासा मार्क मिल जाएगा। उसके बाद भी जो सेकेंडरी है उसमें भी प्राइमरी कौन है, ये, इससे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, करंट इवेंट्स इन फाइनेंशियल वर्ल्ड, ये कंप्लीट, फिर ये कंप्लीट के बाद ये एक स्टैटिक पार्ट है, उसके बाद ये वाला कंप्लीट, ये कभी भी हो जाएगा, ये 3 दिन आप बैठोगे तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कभी कहो तो मैं भी पढ़ा दूंगा, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पास्ट में जब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट था तो क्वांट और रीजनिंग के साथ मैं कभी कभार ये भी पढ़ाया करता था, जब एजुकेटर्स नहीं होते हैं अवेलेबल, इसके तो कम ही रहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, तो उस टाइम पे मैं भी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा रहा था। तो अगर आप बोलें तो मैं ये भी पढ़ा सकता हूं, बट अभी तो समय नहीं होगा, बस 2-3 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा ये हिस्सा। तो आपको प्राइमरी ये वाला कंप्लीट करना है, सेकेंडरी में सबसे पहले ये कंप्लीट करना है, फिर ये वाला टॉपिक आप बीच में कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। पार्टीशंस बनाइएगा, बट इससे भी क्वेश्चन आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी, लेकिन 3 हिस्सों को कंप्लीट कीजिए। जैसे हमारे जो इंजीनियरिंग में 3 मॉड्यूल्स थे, अगर मैं इसका आधा इसका आधा इसका आधा पढ़ूं तो मेरे जितने मार्क्स आएंगे उससे अच्छा मैं एक ही मॉड्यूल पढ़ के आऊं, मेरा उससे ज्यादा मार्क्स आएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, आप जो पढ़ते हो उसी से क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है ना, जो आप छोड़े होंगे उससे क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर आप कोई एक चीज कंप्लीट करोगे तो उससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो कवर अप हो जाता है। तो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। आगे बढ़े, कंप्यूटर तो जितना आपने आरआरबीएस के लिए पढ़ा है उतना मोर देन सफिशिएंट है, आएगा भी नहीं, बस एक बैकअप के लिए बता दिया हूं, क्योंकि अगर कल आ जाए तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर पाओगे, बट पिछले 7 साल से नहीं आया, बट चांसेस है इस बार आ जाए, तो ये चीज देखिएगा कंप्यूटर का। 7 साल से जो नहीं हुआ वो कभी ना कभी तो होगा, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फरेंस, जो भी आप मान सकते हो उस चीज को। तो इतना ही आप लोगों को कवर करना है, इतना कवर कर लीजिएगा। बाकी और क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग सके कि रियल एग्जामिनेशन का लेवल क्या है। सर वो कहां से देखना है, मैंने कहा एक यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन पेपर्स का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, प्लीज एक बार इसको विजिट कीजिएगा। इसमें डिटेल में सारे के सारे पेपर्स हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस है क्या, देख लो एक बार। हाँ, ये रहा आईबीपीएस पीओ मेंस, हाउ आई स्कोर 10 टाइम्स ऑफ कट ऑफ इन आईबीपीएस पीओ मेंस, लास्ट ईयर का है, 10 महीने पहले वीडियो अपलोड हुआ है। और भी आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर इसमें होगा, अगर नहीं होगा इस साल का तो मैं डाल दूंगा, आपके साथ लाइव आके पढ़ा लूंगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा इसमें है या नहीं। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे मेंस के पेपर मिल जाएंगे, उससे आपको मेंस का लेवल पता चल जाएगा। जो आप हमेशा डरे हुए रहते हो कि मेंस बहुत हाई है, बहुत हाई है, वो बहुत हाई अगर आपके लिए लो हो तो, आपका स्टैंडर्ड अगर बहुत हाई हो तो पॉजिटिविटी। डोंट इग्नोर जनरल अवेयरनेस, मेरा टिप बस यही है। बच्चे क्या करते हैं मेंस की तैयारी में एक्स्ट्रा बस ये ऐड करना है डेली बेसिस पे, इसको अगर आप संभाल लिए ना, करंट अफेयर्स,
तो देखना पेपर के क्लियर होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम यही होता है, सब चल जाता है, इंग्लिश चल जाता है, रीजनिंग चल जाता है, क्वांट चल जाता है, ये पीछे छूट जाता है। तो आप बस इसको कैसे करके लो। बाकी मैंने ये तो बताया ही हुआ है, वीडियो लेक्चर्स आप जिन भी एजुकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं उनका वीडियो लेक्चर्स मेंस के लिए देखा कीजिए, जैसे कि आपको अप्रोच क्लियर हो, क्योंकि कहीं कभार खुद से सॉल्व करने के लिए मेंस का मन ही नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इतने बड़े बड़े खत्म ही नहीं होते, सॉल्यूशन देखने में भी समझ नहीं आता है। तो जब आप वीडियोस देखते हो तो आपको अप्रोच भी क्लियर होता है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो इसीलिए वीडियो लेक्चर्स देखा कीजिए जितने भी मेंस के एजुकेटर्स आपके क्लासेस ले रहे हैं, और साथ ही साथ उससे आपको टेक्निक्स भी सीखने के लिए मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैंने अपने जिंदगी में कोई भी मेंस निकाला है तो मैं उसका पूरा क्रेडिट, क्योंकि हमारे टाइम पे एजुकेटर नहीं थे, मैं मेंस का मॉक टेस्ट को देता हूं। और हमेशा जब आप मुझे सोर्सेस पूछते हो तो मेंस के लिए तो मैं एक ही सोर्स कहता हूं, मॉक टेस्ट। दो, आप जिस भी ब्रांड का मॉक टेस्ट ले रहे हो उसके सारे सेक्शनल खत्म करो, सारे फुल लेंथ कवर करो, बस उतना मोर देन इनफ होगा। बाकी अगर आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है तो और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस बैच हमारा साधना करियर डिफाइनर एप्लीकेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपके डेली बेसिस पे क्लासेस चलते हैं मेंस के लिए भी, तो जरूर से इस बैच पे एनरोल कीजिएगा। या फिर सक्षम, अगर आप लाइव क्लासेस के अफोर्डेबिलिटी की वजह से कोई इशू हो रहा है तो आपके लिए 399 में कंप्लीट मेंस का कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कंप्लीटेड कोर्स है, जहां आपको प्री से मेंस के सारे एरिथमेटिक डीआई सब कुछ मिल जाएगा। एक बार इसका कंटेंट चेकआउट कीजिएगा, अगर सेटिस्फैक्टरी लगे तो ही लीजिएगा। बाकी YouTube पे भी आप कर सकते हो। YouTube पे ये प्रीवियस ईयर का मेंस का प्लेलिस्ट है, मेंस का डेटा इंटरप्रिटेशन का प्लेलिस्ट है, जिसमें आपके 50 प्लस वीडियोस हैं, खाली मेंस के डीआई के 50 प्लस वीडियो, मेंस का एरिथमेटिक 30 वीडियोस हैं, और ये भी टॉपिक वाइज। क्वांटम कैट का जो लेवल 2 है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए, टॉपिक वाइज, जैसे परसेंटेज के 5 लेक्चर्स है, उसी तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन के 5 लेक्चर्स, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के 5 लेक्चर्स, 5-5 लेक्चर्स करके सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंस का एरिथमेटिक किया गया है। आप बस बोलते रहते हो कि क्या करूं क्या करूं, करने के लिए बहुत कुछ है। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के लिए क्रैश कोर्स मैंने जो बनाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर सिस्टम के 2 लेक्चर्स, अलजेब्रा क्वाड्रेटिक के 2 लेक्चर्स, अलजेब्रा के नंबर सीरीज, एरिथमेटिक सब कुछ है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें तो इसी क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। इसी को कंपाइल करके 17 आवर्स का आपका वीडियो जो है वो भी आपको दिया गया है, उसमें भी आपका सारा का सारा चीज कवर अप हो जाएगा। एक वीडियो देखो और पेपर में और कुछ नहीं चाहिए। बाकी अगर आप हमसे फ्रेश YouTube पे मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो ये मेंस क्वांट फॉर बैंक एग्जाम्स 2024 जो प्लेलिस्ट है, इसमें इसी साल के मेंस कंटेंट ऐड हो रहे हैं, तो इस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी मैंने सारा का सारा चीज आप लोगों को बता दिया। कोई भी पॉइंट हमने इसमें से अगर छोड़ा हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अगर हेल्प कर सकता हूं तो जरूर करूंगा, और बाकी अगर कोई हेल्प कर सके तो वो भी कर लेंगे। तो काफी ज्यादा बड़ा सेशन हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूं सब कुछ एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पे मैंने आप तक पहुंचाया है। सेशन अगर पसंद आया होगा तो जरूर से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा कि हाउ वाज द सेशन, क्या आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव रहे या नहीं। तो बस इसी के साथ आज के सेशन को एंड कर रहा हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आर यू एक्साइटेड फॉर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर सीरीज और नॉट। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जबरदस्त तरीके से मिलकर तैयारी करते हैं और इस बार सिलेक्शन लेके दिखाते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।